नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना वायरस अब बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। डर इतना फैल गया है कि घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो लोग बच्चों को भी कोरोना की दवा खिला रहे हैं। अपने बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, बच्चों में ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखें तो अलर्ट हो जाएं, बच्चों की वैक्सीन कब तक आ सकती है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका हर कोई हिंदुस्तानी माता पिता जवाब जानना चाहता है। और इन सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद देश के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई, डॉक्टर नीलम मोहन और डॉक्टर राजीव सेठ। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजीव बगई आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, बच्चों में भी डर सताने लगा है, तो ऐसे में घर में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है तो क्या बच्चों को भी दवा दें? गुड आफ्टरनून। वर्ल्ड वाइड जो आज डेटा निकला है, इनफैक्ट कल रात को डेटा निकला है nature.com में, जिसमें उन्होंने 12,350 बच्चों का डेटा एनालिसिस किया है यूएस में। उसमें पाया गया है कि बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है, ये सबसे बड़ी स्टडी है बच्चों में, जिसमें पाया गया है कि जो लास्ट ईयर का, जो पिछले साल का जो प्रेजेंटेशन है और इस साल का प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल अलग है। जिसमें पेट की तकलीफ, स्किन में रैशेस, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की जो प्रेजेंटेशन है काफी ज्यादा मात्रा में है। 5 और 5.5% के बीच में जो बच्चों को कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको एडमिशन की जरूरत है, एंड उसमें से 17% आईसीयू में जाते हैं और 5% वेंटिलेटर पर जाते हैं। तो बच्चों में ये बढ़ रहा है, ये आंकड़ा डबल हो चुका है पिछले साल के हिसाब से। अगर किसी बच्चे को फीवर, डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, खांसी, हेडेक, बॉडी एक हो, पहली चीज है बच्चे को आइसोलेट करना। इमीडिएटली ब्लड टेस्ट या आरटीपीसीआर नहीं कराना, कम से कम 3 दिन वेट करके तब कराने की जरूरत है। अगर वो बच्चा पॉजिटिव पाया गया, उनको बाय एंड लार्ज खाली हम पैरासीटामोल सिरप देते हैं और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अगर फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड हो, वॉमिटिंग लगातार हो, डायरिया बहुत भयंकर हो, स्किन की रैशेज में पल्स कम हो या सैचुरेशन कम हो, तब हम ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन या तब एडमिशन करने की जरूरत है जी। सबसे जरूरी है कि हर दिन खाली 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप लोकल अपने पेडियाट्रिशियन से संपर्क रखें और उनको इन्फॉर्म करते रहिए। बिल्कुल। अगर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, 3 डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर बगई, हमने आपकी बात सुनी, आपने हमें साफ तौर पे कोविड के लक्षणों के बारे में बताया, बच्चों में और कौन सी दवाई देनी चाहिए इस बारे में बताया। डॉक्टर राजीव सेठ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी बहुत होती है, तो ऐसे में क्या बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल। जो कोविड फेज 1 था उसमें इतने बच्चे अफेक्टेड नहीं हुए थे, तो लोग मान रहे थे शायद उनमें इम्यूनिटी है, लेकिन ये पूरी तरह अभी इसकी स्टडीज चली रही हैं। और कोविड जो फेज 2 है, इसमें हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम देख रहे हैं आजकल जो एसिम्प्टोमेटिक बच्चे, जो पहली स्टडी हुई थी उसमें आईसीएमआर का डेटा भी यही कह रहा था कि दैट अबाउट 70 to 80% जो इन्फेक्शंस बच्चों में होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोविड है, ना उन्हें बुखार होगा, ना कुछ खांसी, हल्की सी जुकाम हो गया हल्का सा। तो बहुत ही मेजॉरिटी, और ये बच्चे सुपर स्प्रेडर्स रहते थे और लोगों में फैला देते थे। तो ये एक एक्सपीरियंस पहले फेज का था। अब ये फेज 2 आ गया है, जिसमें माइल्ड के अलावा मॉडरेट और सीवियर डिजीज, जैसे डॉक्टर बगई ने कहा, सीवियर डिजीजेस भी बहुत अब होने लगे। तो हमें बहुत ध्यान से और पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको माइल्ड डिजीज है तो जरूर डॉक्टर को संपर्क करें और अपनी जो कंजेशन की मेडिसिन को जरूर आप लें। लेकिन जब अगर मॉडरेट डिजीज होता है, जब फीवर हाई होने लगता है और सांस तेज चलने लगता है, हर एक बच्चे का सांस एज के साथ साथ, जैसे 2 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको 60 टाइम्स से ज्यादा होने लगे, इस तरह डिफरेंट एज ग्रुप में सांस की गति अगर बहुत बढ़ जाती है। और बच्चों का पल्स ऑक्सीमीटर चेक करना पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी उंगली नहीं उसमें फंसती है। तो एटलीस्ट ब्रीदिंग रेट, और अगर वो बच्चा लिथार्जिक हो जाए, सुस्त हो जाए, उल्टियां करने लगे, खाना ना खाए, बेहोशी की हालत, ये सारे सीवियर कोविड के लक्षण होते हैं और इसमें जरूर आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। दूसरा, कई बच्चे होते हैं
जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, यानी कि वो एक आईसीयू से लो बर्थ वेट रहे, प्रीमेच्योर रहे, या उनको कोई शुरू से कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल इन्फेक्शंस है। और अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो स्टडी आई है कि जो चिल्ड्रन डिसेबल्ड हैं, जिन्हें डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी और ऐसी बीमारियां हैं, ये भी बड़े हाई रिस्क होते हैं। तो अगर हाई रिस्क आपके पास बच्चा है जिसको कोई भी कोमॉर्बिडिटीज है, तो इनका जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जो आपका उससे संपर्क करना चाहिए। या अगर उनको कोई मॉडरेट से सीवियर सिम्टम्स, अब सीवियर सिम्टम्स क्या है? मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक तरह से कावासाकी डिजीज होता था, एक इन्फेक्शन जिसमें वेस्कुलाइटिस हो जाती है, ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन पहुंच जाता है और बच्चा शॉक में चला जाता है, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। ये बहुत सीवियर है। और इस तरह के बच्चे भी जो अब धीरे धीरे हम देखने में ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा आईसीयू तैयार करने पड़ेंगे बच्चों को हैंडल करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो इस समय हमें पेरेंट्स को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स के बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर्स, या अगर वो बच्चे ज्यादा सिक हो, मॉडरेट सिम्टम्स हो, मॉडरेट सिम्टम्स जब होते हैं जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है जैसे मैंने कहा, और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो जाती है, इस हालत में उन्हें अपने डॉक्टर या इमरजेंसी में जरूर से जरूर संपर्क करना चाहिए। जी डॉक्टर नीलम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर नवजात बच्चे को कोरोना हो जाए तो उसका इलाज कैसे करें? दवा तो दे नहीं सकते। पहली चीज मैं आपको 2 सवाल का प्रीवियस स्पीकर पे जवाब देना चाहूंगी कि नंबर 1, क्या फेज 2 में मोर बच्चे हुए? उसका आंसर है यस, बिकॉज फेज 1 की स्टडी ने 2.2% डेटा दिया था और फेज 2 में 11%, सो दैट मीन्स आंसर इज मोर चिल्ड्रन वेर इन्वॉल्व ऑफ द टोटल केसेस। नंबर 2, क्या बच्चे सिवियर हुए हैं? आंसर इज यस, बिकॉज ये टाइम जो म्यूटेंट आई थी B1617, जिसे हम डबल म्यूटेंट 0.1, 0.2 और अब ट्रिपल म्यूटेंट 0.3, इसमें ये टोटल मिला के हमारे नियरली 2/3 60% से ज्यादा ये हुए, और ये म्यूटेंट में बच्चे ज्यादा हुए हैं, और ये म्यूटेंट अब यूके फैल चुका है। और आप जानते हैं कि यूके के पीएम ने भी लॉकडाउन खोलने के लिए ये बहुत टेंशन व्यक्त की है कि इंडिया के केसेस आ रहे हैं, ये म्यूटेंट्स वहां पे भी जा रहे हैं, ये म्यूटेंट्स बच्चों में ज्यादा हुए। तभी ये मुद्दा उठ रहा है कि जो थर्ड वेव होगी, क्योंकि थर्ड वेव मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हुई थी, मोस्ट पैंडेमिक्स में होती है, एक्सपर्ट सोच रहे हैं एनीवे बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, डिपेंडिंग आपके बिहेवियर पे। वैक्सीन की जो स्ट्रेटेजी कल पता चली है कंट्री में, मई में सिर्फ 9 करोड़, नेक्स्ट मंथ 10 करोड़ में आप देख रहे हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन इज स्टिल लेस। तो जब तक हम 40 करोड़ प्रोडक्शन पे आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी सितंबर अक्टूबर, तो उस टाइम पर आपके बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, कितने शादी ब्याह, दिवाली, दशहरा, ये सब के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी थर्ड वेव क्या अक्टूबर आएगी, और उसकी तैयारी करना जरूरी है। जब नवजात को होता है तो उसमें खुशी की बात यह है कि दैट हम 2 कह रहे हैं कि 1 साल से छोटा बच्चा को ज्यादा सीरियस है। 1 साल के छोटा बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट 50 से ज्यादा हो तो चिंताजनक है, लेकिन उनकी डेथ रिपोर्ट्स अभी इतनी क्रिटिकल नहीं आई है। हो सकता है कि जब नवजात को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनकी माँ को होता है, और इस तरीके से डॉक्टर को पता चल जाता है कि माँ को है और बच्चे को है, तो बच्चे का ख्याल अच्छा रखा जा रहा है। मैंने खुद 10 बच्चे अभी पिछले 4 से 5 हफ्ते में जो 8 महीने से छोटे थे ट्रीट करे। एक बच्चे को मुझे स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर भी देना पड़ा क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद सीरियस हो चुका था। बाकी सब बच्चे मैं घर पे ट्रीट कर चुकी। तो जो डेटा है 0.05% आपको एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, रेस्ट विजिलेंट केयर से आप कर पाएंगे। मतलब इस डेटा के अनुसार थोड़ी सी राहत है परिवार को, माता पिताओं को, बच्चों के। डॉक्टर संजीव, तो आपको मैसेज देना चाहूंगी कि ये सब सुपरवाइज्ड केयर में थे। अगर आप सुपरवाइज्ड केयर नहीं रखेंगे तो आपकी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी बढ़ जाए। बिल्कुल, मुद्दा ये है कि आपको तुरंत
कनेक्ट करना चाहिए। और दवाई हम यूजुअली बहुत हेवी दवाइयां नहीं मतलब देते। बच्चों के साथ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर संजीव बघेल, मेरा एक सवाल आपसे, हमारे दर्शक ने, इंडिया टीवी के दर्शक ने वाराणसी से ये सवाल आपके लिए भेजा है। वो जानना चाह रहे हैं, उनका नाम आर के चौहान है, कि 15 दिन के बाद 3 टेस्ट वो करवा चुके हैं, लेकिन हर बार रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और हल्की खांसी भी है और बहुत ज्यादा परेशानी भी उन्हें हो रही है। ये काफी कॉमन चीज देखी गई है। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, आपके 8 और 12 दिन के बीच में आप नॉन इन्फेक्टिव बन जाते हैं। ये बहुत रेयर है। अप टू 32 डेज अगर आप वायरल शेड कर सकते हैं अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। अदरवाइज 10 और 12 दिन के बीच में आप नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, यानी फ्रॉम अ लैब पॉइंट ऑफ व्यू यू आर नेगेटिव। अक्सर अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी पाई गई है, मतलब वो जो RT-PCR टेस्ट है वो वायरॉन्स पिकअप कर रहा है, पर रेप्लिकेटिंग वायरॉन्स नहीं डिफरेंशिएट कर सकता। ये आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए कि अगर आप 10 दिन आइसोलेशन पे रहे, हल्की सी खांसी है उसकी फिक्र नहीं है, आपको कोई फिक्र की बात नहीं है। और अब जो रिसेंट ICMR गाइडलाइंस है, रिपीट टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जी, डॉक्टर राजीव सेठ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर लगातार बात हो रही है, ट्रायल चल रहे हैं, कब तक वैक्सीन आ जाएगी और कितना जरूरी है वैक्सीन लगाना? देखिए, वैक्सीन तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। 440 मिलियन बच्चे हैं हमारे पास 18 साल से छोटे। अभी जो हमारी कंट्री में जो ट्रायल्स अभी ड्रग कंट्रोलर ने ऑथराइज करी हैं वो कोवैक्सिन पे हैं, और 2 ईयर्स से 18 साल के बच्चों में ये ट्रायल चलेगी। मेरा मानना है 3 से 4 महीने, फिर उसका डेटा एनालिसिस, तो कुछ महीने तो लग ही जाएंगे जब तक हमारे पास एक रिलायबल वैक्सीन आएगी। बाहर की कंट्रीज में जो वैक्सीन हैं, जो मॉडर्ना वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन, वो छोटे बच्चों में 12 से 15 साल के बच्चों में टेस्टेड हैं। अगर क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने तो अब अपने को ओपन कर दिया है कि बाहर की वैक्सीन भी हमारे कंट्री में बस एक थोड़े दिनों की सेफ्टी ट्रायल करके लॉन्च हो सकती है। पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि कितनी जल्दी हमारी ये ट्रायल खत्म हो और क्या इसके नतीजे आए, उसके बेसिस पे बच्चों को टीके मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है तो हमें कम से कम बच्चों के पेरेंट्स और जितने भी बड़े लोगों को जल्दी से जल्दी हमें मास वैक्सीनेशंस ड्राइव करनी चाहिए। मेरे पास कई मरीज आते हैं और कई पेरेंट्स पूछते हैं मैं डॉक्टर साहब कौन सी वैक्सीन लूं, और कई लोग ऐसे होते हैं इसके बारे में बहुत रिसर्च करते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर, ये वैक्सीन वो, उसके तरह तरह के आंकड़े और साइड इफेक्ट्स। मेरा तो ये मानना है कि जो भी वैक्सीन आपको आसानी से मिल जाती है, जो इस समय अब तो स्पुतनिक वैक्सीन भी शुरू हो गई है हमारी कंट्री में, हैदराबाद में, हम सब पेरेंट्स को वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लेनी चाहिए। और कोविड की जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर रखने चाहिए। जो हमने गलतियां करी, हम लोग एकदम अपने में गार्ड छोड़ दिए, हमारे पास बड़े बड़े मेले हुए, बड़ी बड़ी इलेक्शंस, ये सारी चीजें हमें कोविड बिहेवियर अगर हम करते रहेंगे, बिहेवियर का ख्याल रखना और माता पिता का वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है बच्चों के मामलों में भी। डॉक्टर नीलम, मैं आपसे बहुत शॉर्ट में समझना चाहूंगी, बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक करना कितना जरूरी है और कैसे करें, क्योंकि ऑक्सीमीटर है, उंगली छोटी है तो दिक्कत होगी। देखिए, इसीलिए हम लोगों ने 3 गाइडलाइंस में सिंपल चीज बना दी है। 1 साल से छोटे बच्चे में 50 रेस्पिरेटरी, 1 साल से 5 साल में 40 रेस्पिरेटरी रेट, लाइक सांस ऊपर नीचे जो होती है कोई, और मोर देन 5 इयर्स अगर 30 से ज्यादा हो रहा हो। एक सिंपल नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोग ये मॉनिटर यूज करते हैं, कभी कभी हम पाँव की बिग टो पे भी यूज करके देख लेते हैं कि क्या उस पे अच्छी तरीके से फिट हो रहा है और नंबर आ रहा है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के छोटे, उनका जो प्रोब होता है वो यूजुअली हॉस्पिटल सेटिंग्स में मिलता है और इजी नहीं। लेकिन ये मुद्दा मैंने पिछली बार उठाया था कि जो इंजीनियर्स है अगर वो इस पर काम करें, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर जी ने बताया अच्छा ऑक्सीजन बैंक, आई एम श्योर ये भी काम छोटी उंगली का अभी हमारे पास मशीन्स आती हैं वो देखा जाए। दैट इज नंबर 1। जी जी। नंबर 2, आपको बताना चाह रही थी कि जो वैक्सीन है, ऑलरेडी फाइजर की वैक्सीन 12 इयर्स के ऊपर उपलब्ध है, और जो फेज 2 ट्रायल है 700 प्लस बच्चों पे, उसकी ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में आएगा। लेकिन
आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट हो जाएं जल्दी, क्योंकि यंग पेरेंट्स ही घर पे इन्फेक्शन लाएंगे, तो अगर वो प्रोटेक्टेड है तो आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। जी। नंबर 2, बच्चे को मास्क पहनाना सिखाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 3, साइंटिस्ट को म्यूटेंट्स तुरंत ही पता करना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट म्यूटेंट आया, जो हम सोच रहे हैं कि फेज में अगर म्यूटेंट आया तो बच्चे को अटैक करेगा। मतलब हर किसी पर जिम्मेदारी है, बच्चे के माँ बाप, थोड़ी जिम्मेदारी बच्चों की भी और वैज्ञानिकों की। तैयारी शुरू हो गई है इंडियन IAP की तरफ से और नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा स्पेशल पीडियाट्रिक केयर के लिए टास्क फोर्स बनाया गया। जी डॉक्टर नीलम, आपको यहीं रोकना चाह रही हूँ, वक्त हमारे पास इतना ही है। हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी बच्चों से जुड़ी हुई, इस बीमारी से जुड़ी हुई उनके माता पिता तक पहुंचाई, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी।